गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं और घर पे रह के अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सीडीएस के और उसके बाद सीपीयूएसआई का पेपर है और उसके बाद फिर दिसंबर में जो है सीएपीएफ का पेपर है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि अभी सीडीएस का जो पेपर होने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें आने वाला है। सीपीयूएसआई का पेपर है, उसमें आने वाला है। इवन बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आता है। क्लैट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आता है। ये तो मैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की बात किया। इसके अलावा जैसे अगर कोई एमबीए वगैरह की तैयारी करता है, कैट वगैरह का एग्ज़ाम देता है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती हैं। और दूसरी बात यह भी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ना जनरली न तो किसी बुक में कोई आइडिया बताया हुआ है ठीक से, और न ही जनरली कोई टीचर ही अच्छे से इसके बारे में बता पाता है। टीचर आपको सिर्फ ये बोल देगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये कर ले जाओगे। नो डाउट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो आप कर ही ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे की इंग्लिश एवरेज है और उसको अगर नहीं समझ में आता है तो भी वो इस क्वेश्चन को जो है बड़े आराम से कर सकता है। ये जो टॉपिक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। ठीक है। जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में इसके पूछने का तरीका अलग है, बैंक के एग्जाम में इसके पूछने का तरीका अलग है। अभी जो सीडीएस का पेपर होने वाला है नवंबर में, उसमें जनरली दो पैटर्न से पूछता है। एक पैटर्न तो उसका एसएससी वाला ही फॉलो करता है वो, और एक दूसरा पैटर्न और भी है। ऑलराइट, तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या तरीके से ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखो, इसमें एक तरीका तो ये है कि इसमें जो है S1 दिया रहता है और बीच में PQRS और एक लास्ट सेंटेंस होगा क्या, S6 होगा। ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है और बीच में ये जो PQRS 4 सेंटेंस हैं ये जम्बल्ड होते हैं, यानी इनका ऑर्डर क्या किया गया होता है, बिगाड़ दिया गया होता है, और ये आपका लास्ट सेंटेंस होता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को ही पकड़कर आपको बीच के ये जो 4 सेंटेंस होते हैं इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में करना होता है। ठीक है। तो बहुत ही सरल होता है एक्चुअली इसको सॉल्व करना, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिला है कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि टीचर जनरली उनको क्लास में ये बोल देते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया हो गई तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, और अगर इंग्लिश बढ़िया नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रिक्स और तरीके आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो कर लिए, ठीक है, और उनकी अगर रेगुलर 5-5 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आप जो है सीडीएस के पेपर में जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं पीक्यूआरएस के, और उसके बाद सीपीयूएसआई का जो पेपर है 22 नवंबर को, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे और सीपीयूएसआई के मेंस में जो 20 क्वेश्चंस आएंगे पीक्यूआरएस के या सेंटेंस अरेंजमेंट के, आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है ना। सीडीएस के पेपर ये एसएससी में पूछता है ऐसे, सीडीएस के पेपर में भी ऐसे पूछता है। इसके अलावा सीडीएस के पेपर में एक तरीके से और पूछता है। सीडीएस के पेपर में जैसे एक सेंटेंस का स्टार्ट दिया होगा, ठीक है, और उसके आगे इस तरह से 4 पार्ट और होंगे, हर पार्ट के नीचे ऐसे PQRS लिख देगा। ऑलराइट। और ये क्या होगा, ये सेंटेंस का स्टार्ट दिया होगा थोड़ा सा, या कभी कभी नहीं भी दिया होता है। और ये जो PQRS होते हैं ये क्या होंगे, ऐसे लिखे होंगे, लेकिन ये एक ऑर्डर में नहीं होंगे। इनका ऑर्डर क्या होगा, बिगड़ा होगा, और आपको यही ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है। समझ गए मेरी बात को। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया PQRS पूछने का एग्जाम में। एसएससी के ही एग्जाम में कभी कभी S1 S6 नहीं देता है। ठीक है ना। कभी कभी S1 और S6 नहीं देता है, सिर्फ क्या दिया होगा, PQRS दिया होगा, और ये जम्बल्ड होंगे, इनको आपको क्या करना होगा, ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है।
अगर आप दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे बैंक वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो बैंक वगैरह के एग्जाम में जनरली A B C D E और कभी कभी F और रेयर केसेस में G तक सेंटेंस पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है बैंक एग्जाम में पूछने का तरीका है। A B C D E F ज्यादातर 5 या 6 सेंटेंस होते हैं, रेयर केसेस में 7 सेंटेंस भी हो जाता है। बैंक का एग्जाम में क्या होता है कि जैसे हमें यहां पर पता है कि फर्स्ट सेंटेंस दिया होगा, लास्ट सेंटेंस दिया होगा या इस तरीके से दिया होगा और हमें उसको ऑर्डर में लगाना होगा। लेकिन बैंक एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा, जंबल्ड यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर पूछेगा कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, लास्ट सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन 5 ही होंगे, ठीक है ना, भले वो 6 सेंटेंस दिया हो, 7 सेंटेंस दिया हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल जो नहीं कि आपसे पहले वो पूछ ही ले कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, डायरेक्ट उनका पहला क्वेश्चन भी उस पैसेज पर ही हो सकता है कि भाई फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा, फिफ्थ सेंटेंस कौन सा होगा या लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये तमाम तरीके हैं जिस तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक आता है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि यहां पर गलती करने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाना। ऑलराइट, तो यहां पर गलती करने की बिल्कुल कोई भी चांस नहीं लेनी है आपको, और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के लोगों को भी बताना है। ऑलराइट, तो ये चीज तो हो गई सेंटेंस अरेंजमेंट। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, ट्रिक्स, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम जो है बहुत आसानी से उसको कर ले जाएंगे। अब अभी तक जो तरीका मैंने बताया, एक होता है PQRS वाला जो SSC CDS वगैरह के NDA वगैरह के पेपर में पूछा जाता है, और एक तरीका हो गया ABCD वाला जो जनरली बैंक या उसके जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक कॉमन ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये कॉमन ट्रिक्स सब जगह पर एप्लीकेबल हैं। ऑलराइट, तो पहले आप इन ट्रिक्स को देखिए, समझिए। मैं उनको यहां पर एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि किस तरीके से किस ट्रिक का क्या मतलब है, ठीक है ना। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो बेसिकली PQRS के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है ना। अगले किसी क्लास में मैं बैंक वालों का भी बता दूंगा कि बैंक वाले क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। लेकिन चाहे आप बैंक वाले हो, चाहे आप SSC वाले हो, चाहे आप CPO वाले हो, ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबको पढ़ना है, ठीक है। और ये ट्रिक्स हमेशा आपके दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर इस स्क्रीन का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जो है इसको ध्यान में रख सकें। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, etc, इट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा सेंटेंस इन जैसे एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इन जैसे एडवर्ब से स्टार्ट होता है। कौन से हैं ये एडवर्ब, कौन से हैं ये एडवर्ब बताइए। स्क्रीन ढक गई क्या। अब देखिए, ठीक है। कौन से हैं ये एडवर्ब, ये एडवर्ब है एक तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है। दूसरा है क्या, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे। ये इस तरह के जब एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में आते हैं तो जनरली वो फर्स्ट सेंटेंस होता है, क्योंकि जनरली किसी भी स्टोरी या इस तरह के किसी भी इवेंट का जब हम बताना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के एडवर्ब्स को हम यूज करते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये सब मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं,
और ट्रिक्स, ठीक है ना, वो 100% एप्लीकेबल नहीं होती हैं, वहां थोड़ा अपना ब्रेन लगाना होता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये जो मैं यहां बता दिया लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम या वन डे, ये वहां पर आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। प्लीज कीप इन माइंड, दीज आर द ट्रिक्स, दीज आर नॉट एनी थीसिस। आई बात समझ में? कोई थीसिस नहीं है ये कि भाई ये जो थीसिस है इसमें हमने रिसर्च कर लिया है, थीसिस बना दिया है तो अब ये होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि इफ इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज बिफोर अ नाउन। ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या बोल रहा है ये, ठीक है, ये बोल रहा है आर्टिकल द, article the is used before a noun and in some other sentence a or an। ठीक है ना, किसी और सेंटेंस में क्या आया हुआ है, a या an आया हुआ है, is used where the same noun, ठीक है ना, सॉरी, before the same noun the sentence with article a or an comes first। अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले आर्टिकल द आया होगा और फिर किसी दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन आया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना, अगर आपने आर्टिकल्स चैप्टर ग्रामर में पढ़ा होगा तो आपको वहां बताया गया होगा कि जनरली कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, इफ it is used for the first time in the sentence we use article a or an before it। तो उसके साथ क्या लगता है, आर्टिकल a या an, जब ये पहली बार आया हो। ठीक है ना, जैसे कि एक सेंटेंस है, अगर मैं कहूं कि I met the boy, तो ये सेंटेंस ठीक है क्या, I met the boy, ये सेंटेंस ठीक होगा क्या, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं आई मेट द बॉय, तो एक्चुअली बॉय इस सेंटेंस में क्या है, बॉय इस सेंटेंस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसी, और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है बॉय, और ये फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज हुआ है। तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज होता है तो वहां पे आर्टिकल ए या एन लगता है। तो यहाँ पर क्या है, गलत है, तो हमें यहां पर क्या लगाना चाहिए था, ए लगाना चाहिए था, आई मेट अ बॉय। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं फिर से इस बॉय के बारे में डिस्कशन करूंगा तब वहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द, जैसे मैं लिख सकता हूं क्या, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। अब यहां पर देखिए, बॉय से पहले यहां पर क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है भाई। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि उसी बॉय की बात हो रही है। तो यहां पर आप इससे ये समझते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द आया हुआ है और किसी और सेंटेंस में उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके साथ ए या एन आया हुआ है, वह जिस सेंटेंस में है वह सेंटेंस पहले आएगा। अब पहले आए का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्स फर्स्ट। कम्स फर्स्ट डजंट मीन दैट इट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि विद आर्टिकल ए और एन कम्स फर्स्ट, द सेंटेंस विद आर्टिकल ए और एन कम्स फर्स्ट। ठीक है ना, it doesn't mean that it will be the first sentence, it will not be the first sentence, it may or may not be the first sentence, but हमारा एक चीज क्लियर हो गया कि मान लो कि आर्टिकल द वाला पी में आया हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल द वाला पी में आया हुआ है और आर्टिकल ए और एन वाला जो है एस में आया हुआ है। तो हमारा एक चीज ये क्लियर हो गया कि ये जो एस वाला है ये पहले आएगा। आई बात समझ में? तो हमने एक रैंकिंग बना ली है, एक इसका एक ऑर्डर बना लिया, एस आएगा किससे पहले, पी से पहले। ठीक है ना, यानी एस के बाद आएगा पी। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि एस के बाद पी आए। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन के साथ आर्टिकल द आया हुआ है, ठीक है,
और फिर किसी सेंटेंस में उसी नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आया हुआ है, तो आर्टिकल ए या एन वाला जो सेंटेंस है वो जो है आर्टिकल द वाले सेंटेंस से पहले आएगा, फर्स्ट नहीं होगा। कम्स फर्स्ट का ये मतलब नहीं कि पहला सेंटेंस हो गया, कम्स फर्स्ट का मतलब उससे पहले आएगा, ठीक है। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि उससे ठीक पहले आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि एस जो है पी से ठीक पहले आए। एस में मान लीजिए ए या एन वाला है, पी मान लीजिए द वाला है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एस जो है पी से ठीक पहले आएगा, लेकिन हमें एक ऑर्डर पता चल गया कि एस पहले आएगा और पी बाद में आएगा। बीच में हो सकता है क्यू आ जाए, बीच में हो सकता है आर आ जाए, समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस एक ऑर्डर डिसाइड हो गया हमारा कि एस जो है वो पी से पहले आएगा, ठीक ठीक है। तो अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, देखिए अगला पॉइंट है स्पॉटिंग द ट्रांजिशन वर्ड्स और द लिंकिंग वर्ड्स। The next step is to identify the transition words which involve the shifting from one idea to another. All right. Particularly, one idea to another in that particular paragraph. Some of the frequently used transition words are, however, the simultaneously, generally, furthermore, for instance, besides, likewise, in addition, in other words, in short, moreover, instead. Similarly, on other hand, consequently, rather, as well as, also, nevertheless, therefore, ठीक है ना, also repeat हो गया है। ये तो कुछ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसीलिए मैं थोड़ा दूर खड़ा था, स्क्रीनशॉट लेके आप सभी या फिर नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है ना, जैसे कि when आ जाए, ठीक है, because आ जाए, ऑलराइट, दैट इज वाई आ जाए, द रीजन बीइंग आ जाए, ऐसे तमाम है। ये सब आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा जब आप ये ट्रिक्स को फॉलो करके खुद ही करना शुरू करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कि खुद ही कि यार ओके ये सब भी चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब ये होता है कि वहां जब इनका यूज होता है तो वो दिखाते हैं कि उस चीज के साथ साथ ऐसा भी कुछ है, समझ गए ना, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन दिखाते हैं कि ये तो है, ऐसा भी कुछ है। इज दैट क्लियर? तो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि इनसे पहले भी कुछ हो चुका है, समझ गए ना, इनसे पहले भी कुछ हो चुका है, अब उस स्टेट से इस स्टेट में, यानी उस एक्शन से इस एक्शन में आना है, या वॉट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट। But this shows that if these transition words are used, that means something has already been used before them. यानी कुछ पहले ही इनके आया हुआ है, जो वहां पर इनके साथ सेंटेंस में नहीं लिखा है, लेकिन वो उसी में कहीं और उसी पैसेज में कहीं पर लिखा होगा, तो आपको वो ढूंढना है। अच्छा, एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि अगर ये जो है, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी जो मैं बातें बता रहा हूं ये एसएससी, बैंक, सीपीओ या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये ट्रिक्स एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको लग गया कि ये वर्ड्स आने पर वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये यूज हुआ है तो इनसे पहले कुछ आया हुआ है, ऑलराइट, ओके। ओहो, अगर डिलीट नहीं होगा, आगे देखते हैं। देखिए यहां पे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्पॉट द प्रोनाउंस दैट आर बीइंग यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। Here again the pronouns can be categorized into three types, namely relative pronoun, demonstrative pronoun and personal pronouns. देखिए, प्रोनाउंस आप सभी पढ़े हुए हैं ना। प्रोनाउंस का यूज हम कहां करते हैं? प्रोनाउंस का यूज कहां होता है? तो उसका सिंपल आंसर है कि प्रोनाउंस यूज होता है नाउन्स की रिपीटिशन को रोकने के लिए, यही पढ़ाया गया है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं।
नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज होता है प्रोनाउन होता है। बहुत सिंपल है। तो जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि राम इज अ गुड बॉय, और फिर मैं लिखूं राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस क्या है? ये जो सेंटेंसेस हैं बार बार इन सेंटेंसेस में राम राम रिपीट हो रहा है, तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम लोग यहां से राम को क्या करेंगे? हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही इज माई फ्रेंड। समझ गए मेरी बात को? तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज होता है प्रोनाउन यूज होता है। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये लेसन मिलता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ, और एक कौन से प्रोनाउन है? ये है रिलेटिव प्रोनाउंस विच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स लाइक हु, हुम, विच, दैट। ठीक है ना? ये सारे हु, हुम, विच, दैट, हुज, एज, ऐसे कई सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है जो प्रोनाउन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे मेरे किसी वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है ना? ओके। या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दिस, दोस, जो किसी चीज के बारे में बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे मुझे अगर इसके बारे में बताना हुआ तो मैं क्या यूज करूंगा? दिस। ठीक है ना? ओके। और या फिर पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है ना? पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे ही, शी, दे। ठीक है? यानी किसी नाम की जगह पर जो प्रोनाउंस आते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तीनों ही प्रोनाउंस कब यूज किया जाता है? ये किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नाउन इनसे पहले आएगा तब ये प्रोनाउंस आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउन पहले यूज हो चुका है तभी तो इन प्रोनाउंस का यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में आए हैं तो ये जिस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पहले यूज हो चुका है। तो अब आपको ये पता रखना है कि अगर ये प्रोनाउंस जो है, अगर ये प्रोनाउंस जो है किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। और इससे ये भी हमें पता लग गया कि ये प्रोनाउंस अगर यूज हुए हैं तो ये जिस नाउन के लिए आए हैं वो किसी सेंटेंस में है, उसको ढूंढ कर निकालो, वो इससे पहले आएगा। समझ गए ना? इज दैट क्लियर? पहले आने का मतलब ये नहीं होगा कि फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है ना? जब भी मैं कहूं पहले आएगा तो इसका मतलब बिल्कुल मत समझ लीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस होगा। पहले आने का मतलब ऑर्डर में इस वाले सेंटेंस से वो पहले आएगा, और ये भी मतलब नहीं कि ठीक पहले आएगा। ठीक है ना? बस हमारा एक ऑर्डर डिसाइड हो गया कि वो सेंटेंस इस सेंटेंस से पहले आएगा। अब देखिए आगे का पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है? आगे का पॉइंट क्या है? इफ इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, एंड ये तो हो गया। ठीक है ना? यहां पर देखिए, इफ इन अ सेंटेंस अ नेम इज गिवन एंड इन सम अदर सेंटेंस द सेम नेम इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, द सेंटेंस विद फुल नेम कम्स फर्स्ट। यानी कि मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में कोई नाम लिखा हुआ है, वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी का भी नाम हो। ठीक है ना? किसी कंपनी का नाम हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। इफ अ नेम इज रिटन इन फुल फॉर्म, अगर नेम फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड इन सम अदर सेंटेंस द सेम नेम इज रिटन बट इन शॉर्ट फॉर्म, then the sentence with full name comes first. Again, the first doesn't mean that that sentence will be the very first sentence. It means that it will be written before the sentence with the short name in order. ठीक है ना? यानी कि जिस सेंटेंस में छोटा नाम लिखा हुआ है और जिस सेंटेंस में उसी का बड़ा नाम लिखा हुआ है, तो पूरा नाम वाला या बड़ा नाम वाला सेंटेंस उस छोटे नाम वाले सेंटेंस से पहले आएगा। जैसे कि अगर किसी एग्जांपल में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये पूरा इनका बड़ा नाम हो गया। और फिर किसी दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है मिस्टर मोदी, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया? या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
और किसी दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है सिर्फ मिस्टर मोदी या आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा, क्योंकि उसमें पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है उसको। और मिस्टर मोदी या सिर्फ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाला जो है सेंटेंस वो बाद में आएगा ऑर्डर में। या फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अगर मैं कहूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया हुआ है किसी सेंटेंस में, और किसी दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सीबीआई, तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिस सेंटेंस में आया हुआ है उसमें पूरा नाम लिखा हुआ है, फुल नेम, तो वो क्या होगा, पहले आएगा ऑर्डर में। उस सीबीआई जिस सेंटेंस में लिखा है उससे पहले ऑर्डर में आएगा। समझ गए मेरी बात को, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। आगे देखिए अगला क्या है अगला क्या है, इफ इन अ सेंटेंस एन आइडिया हैज बीन सजेस्टेड एंड इन सम अदर सेंटेंस एन एग्जांपल हैज बीन साइटेड फॉर द सेम आइडिया। ठीक है ना, ये कहना चाहता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई आइडिया बताया गया है, ठीक है ना, और किसी सेंटेंस में उस आइडिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आइडिया वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा, और पहले का मतलब ये नहीं, वो फर्स्ट सेंटेंस आएगा, ऑर्डर में पहले आएगा। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में एग्जांपल देकर उस आइडिया को समझाया है वो उसके ठीक बाद आएगा। यहां पे ऑर्डर एकदम फिक्स है कि जिस सेंटेंस में आइडिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आइडिया की, ठीक है ना, और जिस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, एग्जाम्पल की, ठीक है, तो आइडिया और उसके ऊपर जो एग्जाम्पल वाले सेंटेंस है उसके ठीक बाद आएंगे, वहां पर ऑर्डर में बीच में कुछ और नहीं आएगा, उसके ठीक बाद आएगा। ऑलराइट, ओके ओके। देखिए अगला क्या है, try to find out the chronological order in the sentence. The sentences should be from past to future. Chronological order क्या होता है, it is related to time, ठीक है ना। जैसे अगर किसी सेंटेंस में बात हो रही है 2006 की, किसी सेंटेंस में बात हो रही है 1990 की, किसी सेंटेंस में बात हो रही है 2018 की, तो 1990 वाला सेंटेंस पहले आएगा, 2006 वाला सेंटेंस उसके बाद आएगा, और 2018 वाला सेंटेंस उसके बाद आएगा। लेकिन यहां पे ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम ही दिया हो, कई बार टाइम नहीं दिया होता फिर भी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही रिलेटेड होता है। जैसे मान लो हिस्ट्री के ऊपर आ गया कोई पैसेज, ठीक है ना, अब उसमें उस पैसेज में किसी सेंटेंस में मान लीजिए बात कर रहा है किसकी मान लीजिए बात कर रहा है बाबर की, फिर किसी सेंटेंस बात कर रहा है मान लीजिए अकबर की, किसी सेंटेंस बात कर रहा है औरंगजेब की, ठीक है। तो अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले बाबर वाला सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद अकबर वाला सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद औरंगजेब वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो आप अगर सेंटेंस में इस तरह से टाइम से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है तो आप अपना जो है उसको पास्ट टू फ्यूचर वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। दीज सेंटेंसेस शुड बी फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। पास्ट टू फ्यूचर मतलब जो सबसे पहले आया होगा उसके बाद फिर उसके बाद फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। और लास्ट ट्रिक क्या है, द लास्ट सेंटेंसेस शोज कंक्लूजन। जो अंतिम सेंटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, कंक्लूजन। तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या किसी सेंटेंस में कंक्लूजन कुछ बताया जा रहा है क्या। अच्छा, कभी कभी हिंट भी मिल जाता है उसमें। जनरली द सेंटेंसेस कंप्राइजिंग वर्ड्स लाइक फाइनली, इन द एंड, यहाँ पे एक्चुअली कॉमा होना चाहिए था, ठीक है ना, मैंने लगाना भूल गया। फाइनली या फिर इन द एंड या एट लास्ट, कंक्लूसिवली, ठीक है ना। ये जो भी वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स जनरली क्या शो करते हैं, कंक्लूजन शो करते हैं। तो इसलिए ये वर्ड्स अगर आए हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो एंडिंग सेंटेंस है, मतलब लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। ऑलराइट, तो ये जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो भी 7-8 ट्रिक्स हैं, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। शुरू में तो क्या करना है कि आपको ये ट्रिक्स नोटबुक में लिख के एक पेज के ऊपर साथ में लेके बैठना है। ऑलराइट, जब आप 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको ये ट्रिक्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, फिर आपको हमेशा ध्यान में, ठीक है। तो जो है ये तो हो गई ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना।
मैं जो आज क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं ये क्वेश्चंस हैं एसएससी बेस्ड। ऑलराइट, किसके ऊपर बेस्ड है? एसएससी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा, ठीक है। ये बातें क्या हैं? देखो, एसएससी वाले बच्चे गलती क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके जो एसएससी का क्वेश्चन होता है पीक्यूआरएस का, उसमें ऑप्शंस किस तरह से आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि आ जाए मान लो ए ऑप्शन दिया है PRSQ, बी ऑप्शन दिया है SQRP, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है QPRS और डी ऑप्शन दिया है मान लीजिए कि RPQS, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा करता ये है कि वो जो है पैसेज पढ़ता है और फिर उसमें बैठाना शुरू करता है। कैसे? ऐसे, ठीक है। जैसे उसने पढ़ा, क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन को उसने तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। फिर अब वो सोचता है कि यार अब इसके बाद क्या होगा। गो ask the forest rangers, but this isn't true. They will tell you every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout stations. Rangers spend their summers as firefighters, so lightning does strike twice in the same place. तो अब वो क्या करता है ना, वो पढ़ने के बाद फिर बैठाने लगता है। यार ये फर्स्ट के बाद पी आएगा, फर्स्ट के बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, वो इस तरीके से उसी में लग जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज एब्सोल्युटली अ डल अप्रोच, ठीक है ना। ये एक डल अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर दे रखा है, हर ऑप्शन का अपना एक मतलब होता है, हर ऑप्शन अपने आप में कुछ कहना चाहता है, ठीक है। ये ऑप्शन लिखने का एक तरीका हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑप्शन आ गया PQSR, ठीक है ना। बी ऑप्शन आ गया QSRP, सी ऑप्शन आ गया RSPQ और डी ऑप्शन आ गया क्या कि PSRQ, ठीक है। तो ये ऑप्शन का एक तरीका हो गया। ये ऑप्शन पूछने का एक दूसरा तरीका हो गया। ऑप्शन पूछने का एक तीसरा तरीका कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कि ए ऑप्शन आ जाए, ठीक है, PQSR, बी ऑप्शन आ जाए SQRP, सी ऑप्शन आ जाए RQSP और डी ऑप्शन आ जाए क्या? डी ऑप्शन आ जाए कि सॉरी, यहाँ पे ना इसको आप P बना दीजिए, ठीक है, P बना दीजिए। और एक लास्ट ऑप्शन आ जाए PSRQ, ठीक है। ये तीसरे तरीके का हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से ऑप्शन होता है और हर ऑप्शन का अपना कुछ मतलब है। अब ऑप्शन का मतलब क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ऑप्शंस क्या मतलब है, ऑप्शंस क्या कहना चाहता है। ऑप्शंस बिल्कुल कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप PQRS वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ध्यान दीजिए, मैं इस समय एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जिनके एग्जाम्स में PQRS टाइप के सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं,
ठीक है ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? मैं अभी बैंक स्टूडेंट्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, उनका अलग तरीका है, उनका अलग क्लास में मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ, चूंकि सीडीएस का पेपर है और सीपीओ का पेपर आने वाला है उसके बाद, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको जो है बैंक वाला भी डिस्कस कर दूंगा कि वहां पर किस तरीके से आता है, ठीक है। तो जो इस तरह के स्टूडेंट है बहुत ध्यान से देखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर ऑप्शन का अपना एक मतलब होता है, हर ऑप्शन आपसे कुछ कहना चाहता है। जब भी आप PQRS वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे, आप कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप तुरंत ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है ना, कि ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि ये पहला तरीका है, देखिए यहां पर ऑप्शन कुछ कहना चाह रहा है। ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि हर ऑप्शन अलग लेटर से शुरू हो रहा है, हर ऑप्शन अलग लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिए 4 ही ऑप्शन होते हैं और 4 के चारों ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहा है। एक P से शुरू हो रहा है, एक S से शुरू हो रहा है, एक Q से शुरू हो रहा है और एक R से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले वहां पर ये देखेंगे कि क्या सारे ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं। अगर अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं तब हमें इस तरह के पैटर्न को फॉलो करना है। वहां पर करना क्या है, वहां पर हमें करना यह है कि हमें S1 पढ़ना है। अब S1 के बाद हमें P रीड करना है। ध्यान दीजिए, S1 के बाद हमें क्या रीड करना है, P, ठीक है ना। अगर S1 के बाद P का कोई मैच नहीं है, ध्यान दीजिए, मैच फाइंड करना ये एक थोड़ा सा टास्क होता है, लेकिन इतना बड़ा भी टास्क नहीं होता है। ऑलराइट, अगर एवरेज स्टूडेंट है तो बड़ी आसानी से पहचान लेगा। और कैसे पहचान लेगा वो आगे, अभी जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो आप धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है ना। तो S1 के बाद P का हमें मैच देखना है। अगर P मैच करता है, यानी P वाला जो सेंटेंस है अगर वो S1 को जस्टिफाई करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जस्टिफाई करता है तो हमें आगे बढ़ना है। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर हम आगे देखेंगे क्या Q है क्या। उसी तरह से अगर Q भी नहीं है तो क्या R है क्या। अगर R है तो ठीक है, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि R है, लेकिन हम S का भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक बैठेगा तो R जो है सही है यहां पर, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर P Q S कोई नहीं बैठ रहा है S1 के बाद, सिर्फ R बैठ रहा है, तो अब आपको R के बाद क्या आएगा ये बैठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? R के बाद क्या बैठ रहा है अब ये बैठाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत इजी होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी माने जाते हैं क्योंकि यहां पर फर्स्ट स्टेप पे ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, अब हमारा R वाला जो मतलब S1 के बाद R आएगा, तो अब वो जिस ऑप्शन में भी है वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब वहां ये बैठाने की जरूरत नहीं है कि अरे यार R के बाद P ही आएगा क्या, R के बाद Q आ रहा है, सॉरी P के बाद Q आएगा कि नहीं, Q के बाद S आएगा कि नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। आई बात समझ में? नाउ द आंसर इज डिक्लेयर्ड, और वो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी है। उसके बाद क्या आएगा वो आपको बैठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सबके साथ मैच कराना है। फर्स्ट ऑप्शन मैच अगर हो रहा है जिसका भी S1 के बाद, वही आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये यहां पर आप देखिए ये ऑप्शन क्या कहना चाहता है। ये ऑप्शन आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां पर चारों ऑप्शंस अलग अलग लेटर से नहीं शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन सेम लेटर से रिपीट हो रहे हैं, यहां पर P, यहां पर भी P। ऑलराइट, ये ऑप्शन इस तरह का अगर ऑप्शन आया है तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है अब उसको समझिए। अब ये ऑप्शन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर चारों ऑप्शंस में से कोई भी 2 ऑप्शन सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, चारों ऑप्शंस में से अगर कोई भी 2 ऑप्शन सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि S1 के बाद शायद P आए, यानी वही लेटर आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें S1 के बाद क्या देखना है, हमें इस तरह के ऑप्शंस में S1 के बाद देखना है P। क्या देखना है? P।
अगर S1 के बाद P आता है तब अब यहां पे हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब P के बाद हमें देखना होता है Q आएगा या फिर P के बाद S आएगा। अगर S1 के बाद P आता है तो P अगर S1 को जस्टिफाई करता है तो, अगर ये उसका मैच है तो, तब ऐसी सिचुएशन हमें ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर P के बाद Q आ रहा है और इस ऑप्शन P के बाद S आ रहा है, तो इस ऑप्शन में हमें ये देखना होगा कि P के बाद Q आएगा कि P के बाद S आएगा। और कभी कभी तो हमें 3 स्टेप पे भी जाना पड़ता है, तीसरे स्टेप पे भी जाना पड़ता है। तो ये जो है एक्चुअली टफ ऑप्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? टफ और टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन होता है ये। समझ गए मेरी बात को? टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 या 3 स्टेप जाना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये चीज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि S1 के बाद P नहीं है, तब ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तब आपका S1 के बाद सीधा Q आएगा या S1 के बाद R आएगा। इज दैट क्लियर? तो वहां पे आपको मैच करना है। अगर P नहीं होता है तब तो ये सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तब आपको P के बाद Q, Q के बाद S ये सब मैच कराने की जरूरत नहीं है। तब सीधा ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक उत्तर होगा, वो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे कि S1 के बाद Q आएगा कि S1 के बाद R आएगा। ऑलराइट, और ये लास्ट तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ऑप्शन मतलब ऑप्शन देने का। इसमें क्या है, इसमें आप ये देखेंगे कि एक ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 ऑप्शन सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऑप्शन टफ भी होता है और ये ऑप्शन सबसे सिंपल भी होता है। ये ऑप्शन टफ तब है जब S1 के बाद क्या आएगा? P आएगा। तो सबसे पहले आपको P का ही देखना है, क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शन में है। S1 के बाद अगर P आ रहा है तब आपको P के बाद Q बैठाना पड़ेगा या P के बाद जो है S बैठाना पड़ेगा। अगर P के बाद Q आ गया तो Q के बाद फिर S बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, इसको थोड़ा मैं सुधार दूं। और S कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको ये देखना है Q के बाद S आएगा कि Q के बाद R आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये भी उसकी तरह जो है टफ है, क्योंकि यहां पे आपको शायद 4 स्टेप तक चलना पड़े, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन सबसे सिंपल भी माना जाता है, और सबसे सिंपल ये सिर्फ जो है 10% केसेस में ही होता है। और वो तरीका वो क्या है कि अगर S1 के बाद P का मैच नहीं है, S1 के बाद P का मैच नहीं है, तब कुछ मैच करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपका उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा। समझ गए मेरी बात को? तो हर ऑप्शन अपने आप में कुछ कहना चाहता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। और जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से पजल्ड होते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिली होती है, ठीक है। टीचर उनको बोल देते हैं ये तो आपको खुद से ही करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो आप जो है कर ले जाओगे, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। और बच्चा भी भटकता रहता है। तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और ये थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया ताकि आप सभी ऑप्शन भी साइमल्टेनियसली देख ही सकें। यहाँ नीचे ऑप्शन आ गया है ना। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तभी आएगा। पहले आप लोग खुद से कोशिश करिए, और ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम है 36 सेकेंड्स। ओनली 36 सेकेंड्स यू हैव, ऑलराइट, टू आंसर सच क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आप में से कुछ ने शायद सही किया, कुछ ने गलत किया होगा। तो आइए अब मैं बताता हूं
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बताइए। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ऑप्शन चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑप्शन। तो क्या है भाई हमारे ऑप्शंस, हाँ, यहां पर किससे शुरू हो रहा है, क्यू से, यहां पे किससे शुरू हो रहा है, एस से, यहां पे एस से, यहां पे क्यू से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, ये ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि दो ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहे हैं और दो ऑप्शन एस से शुरू हो रहे हैं। यानी कि अब यहां पर हमें एक आइडिया ये लग गया कि हमें अपना दिमाग फर्स्ट सेंटेंस के बाद पी और आर में नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑप्शन। ऑप्शन से ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो दो हैं, कौन से, P वाला ऑप्शन और R वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमें फर्स्ट सेंटेंस के बाद नहीं देखना है। हमारे पास दो ही, या तो हम फर्स्ट के बाद Q देखेंगे या तो हम फर्स्ट के बाद S देखेंगे। अब जो स्टूडेंट ऑप्शन नहीं पढ़ते वो इसी में लगे पड़े रहते हैं, अरे यार अब P आएगा कि Q आएगा कि R आएगा, और वो कंफ्यूज हुए रहते हैं। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। तो भाई ऑप्शन इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें ये पता लग गया कि अब फर्स्ट सेंटेंस के बाद तो P और R हमें मैच नहीं करना है, फर्स्ट सेंटेंस के बाद हमें मैच करना है या तो Q, और फर्स्ट सेंटेंस के बाद या तो हमें मैच करना है S। समझ गए मेरी बात। तो चलिए अब पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स इन द सेम प्लेस। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, इट इज ऑफन सेड, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो लाइटनिंग है यानी जो बिजली गिरती है ना उसको लाइटनिंग बोलते हैं। नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, कि एक ही जगह पर वो दो बार नहीं गिरती, दो बार स्ट्राइक नहीं करती, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इस सेंटेंस को हमें देखना है कि क्यू आएगा कि एस आएगा। अब उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे क्यू, बट दिस इजंट ट्रू, लेकिन ये सत्य नहीं है, ठीक है। अब यहां बट आया है, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान समझिए। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स इन द सेम प्लेस, ठीक है ना। और अब इसके बाद हमें यह देखना है कि इसके बाद दो ही सेंटेंस आ सकता है, या तो क्यू आएगा या फिर एस आएगा। समझ गए मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। या तो क्यू आएगा या फिर क्या आएगा, एस। तो अब हमने क्यू पढ़ लिया, बट दिस इजंट ट्रू। ये जो है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी किसी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। आई बात समझ में, किसी पहले से ही बट आ गया है। बट का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले कोई सेंटेंस बना होगा, ठीक है ना, और ये उस सेंटेंस को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो फर्स्ट के बाद क्यू ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आ सकता है, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो हम अभी क्या करेंगे, हम एस को भी मैच करके देखेंगे पहले कि क्या एस भी कुछ पॉसिबिलिटी बनाता है, क्या कुछ मैच बनाता है क्या फर्स्ट सेंटेंस के बाद। तो आइए एस को रीड करिए, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स। आई बात समझ में, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स। क्या इन दोनों सेंटेंस का कोई मैच है, फर्स्ट के बाद एस का कोई मैच है, कोई मैच नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आई बात समझ में, कोई लिंक नहीं है। तो सिंपल सी बात हो गया कि एस वाले जो ऑप्शन है हमारे क्या हो गए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। समझ गए, दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट गए। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हमें यह देखना है कि क्यू के बाद पी आएगा कि क्यू के बाद एस आएगा। ये तो डिसाइड हो गया कि फर्स्ट के बाद क्यू। तो आप चाहो तो किसी पेपर पे वहां पर लिख लो कि फर्स्ट के बाद हमारा क्या आ गया, क्यू। अब क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद या तो पी आएगा या फिर क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो आइए देख लेते हैं। बट दिस इजंट ट्रू, अगर क्यू के बाद, चूंकि पहले एस लिखा हुआ है तो उसको देख ले, बट दिस इजंट ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद ये पढ़ते हैं, रेंजर्स स्पेंड देयर समर एज फायर फाइटर्स। अगेन क्यू के बाद एस का कोई मैच है क्या, ये जो है इस स्टेटमेंट को डिनाई कर रहा है। आई बात समझ में, लेकिन ये इस स्टेटमेंट से किसी तरह से लिंक्ड है क्या, बिल्कुल कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है भाई, कोई लिंक नहीं। देख लीजिए आप सभी, कोई लिंक है क्या, कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब क्यू के बाद एस नहीं आएगा, इसका मतलब क्लियर होगा कि क्यू के बाद पी आएगा, यानी आपका आंसर कौन सा हुआ, डी। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्यू के बाद सच में पी आएगा।
ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स। अब यहां पूछने के लिए बोल रहा है, क्या पूछना है भाई, ये यहां पे एक स्टेटमेंट बनाया, उस स्टेटमेंट को यहां पर डिनाई किया, और इसी डिनाई किए हुए बात को, मतलब उसने कहा कि ये चीज सत्य नहीं है, और अगर ये इसकी जानकारी चाहिए तो जाके पूछ लो किससे, फॉरेस्ट रेंजर्स, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, जाओ पूछ लो फॉरेस्ट रेंजर से। समझ गए ना। अब उसके बाद एस आ सकता है, समझ गए। तो ये क्यू के बाद पी, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना होता है ये सब, ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आइए सेकंड क्वेश्चन में। हो गया, ट्राई कर लिया आप सभी ने। अगेन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शाबाश, सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना होता है ना। गलत, सबसे पहले पैसेज नहीं ऑप्शन पढ़ना होता है भाई, कितनी बार बताऊं मैं। ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले, ऑप्शन। अब यहां पे हमारा ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। ऑप्शन ए पी से शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी एस से शुरू हो रहा है, यहां क्यू और यहां आर। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि सभी ऑप्शंस अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, है ना। सभी ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट के बाद एक एक करके चारों को देखना है कि फर्स्ट के बाद कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, यानी उसका मैच होता है, उससे लिंक्ड होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कॉस्ट वर लो दैट ईयर, कीमतें उस साल कम थी। कॉस्ट वर लो दैट ईयर, उस साल, किसी साल की बात हो रही है, कॉस्ट वर लो, उस समय कम थी। अब क्यू के बाद पी, देयर वॉज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन्ड फर्म। ठीक है ना, हर जॉब के लिए एक अच्छा पर्सन था, और जो मार्केट था वो क्या था, फर्म था, यानी स्टेबल था। ठीक है, द आउटपुट वाज आल्सो हाई, जो आउटपुट था यानी जो प्रोडक्शन वगैरह था कुछ भी, वो भी अच्छा था, हाई था। ठीक है ना, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। ठीक है, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस एक्यूज्ड हैवॉक। अब जब हमने सबसे पहले ऑप्शंस देखे तो हमारा ये डिसीजन आ गया कि भाई यहां पर चारों ऑप्शंस अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, यानी अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें फर्स्ट के बाद क्या आता है, पी आएगा, क्यू आएगा, एस आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, वो सारा कुछ हमें देखना है। ठीक है ना, तो इनमें से कोई एक ही आएगा। तो हमने ये चारों सेंटेंस पढ़ लिए। इन चारों सेंटेंस को पढ़ने के बाद ना हमें एक चीज पता चल रही है। क्या चीज पता चल रही है? हमें एक चीज ये पता चल रही है कि ये दोनों सेंटेंस सेम नेचर के हैं, और ये दोनों सेंटेंस जो है सेम नेचर के हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बता रहा हूं, ये दोनों सेंटेंस सेम नेचर के हैं और ये दोनों सेंटेंस सेम नेचर के हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ध्यान समझने की बात है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और नहीं कोई जनरली इन सब चीजों के बारे में बताता है, और इसी वजह से बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ये दो सेंटेंस सेम नेचर होने का मतलब क्या हो गया? ये दो सेंटेंस सेम नेचर का मतलब ये हो गया कि यहां पे क्या बोल रहा है, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर ऑल्सो। ठीक है ना, यहां पे लॉसेस के नुकसान वगैरह की बात हो रही है। ठीक है ना, यानी एक तरीके से क्या हो गया, एक तरह से ये एक जो है नेगेटिव बात कर रहा है। और यहां पर भी क्या बोल रहा है, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन होता है तो क्या होता है, लॉसेस वगैरह ही होते हैं। आई बात सुन भाई, अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हाई कभी लो, तो जिस दिन लो गया उस दिन नुकसान हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, और मार्केट में कोई अगर स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वहां कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है, कोई इन्वेस्टर नहीं आता है, कोई नया काम नहीं शुरू करता है। ठीक है, तो
ये दोनों इस वजह से क्या हो गए, सेम नेचर के हो गए, क्योंकि दोनों ही जगह पर किसकी बात हो रही है, लॉसेस की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आसपास होंगे, ठीक है, और ये दोनों सेम नेचर के हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर अच्छे रहने की बात कर रहे हैं, मार्केट के हाई रहने की या उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नेचर के हो गए। और अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी क्या बोल रहा है, कॉस्ट वर लो दैट ईयर, कीमतें उस साल कम थी, तो ये इसका नेचर भी इन्हीं दोनों सेंटेंसेस से मैच कर रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि ये किसी तरह के लॉस वगैरह के या फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट के बाद या तो P आएगा या और फिर फर्स्ट के बाद क्या आएगा, Q आएगा। तो क्योंकि इनका नेचर और इन दोनों सेंटेंस का नेचर क्या है, सेम है, और इन दोनों सेंटेंसेस का नेचर पूरी तरह से इन तीनों से अलग है। तो अब हमने क्या किया, हमने S वाला ऑप्शन कैंसिल कर दिया और R वाला ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा और ये बचा। तो बहुत सिंपल है, अब इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। कॉस्ट वर लो दैट ईयर, कीमतें उस साल कम थी। अब कीमतें कम थी तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस उसको जस्टिफाई कर रहा है, द आउटपुट वाज आल्सो हाई। आउटपुट यानी प्रोडक्शन। कीमतें कब कम होती हैं, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो फर्स्ट के बाद क्यू आना है, फर्स्ट के बाद क्यू आना है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इज दैट क्लियर? अब क्यू के बाद पी आ जाएगा क्योंकि वो सेम नेचर का है। इज दैट क्लियर? तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सेम नेचर, क्या सेंटेंसेस का नेचर सेम है। अगर सेंटेंसेस का नेचर सेम है तो वो एक साथ आते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो फर्स्ट के बाद क्यू आया, क्यू के बाद पी आया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो हम अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, ऑप्शन चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है, यहां पर आ रहा है क्या, पी, यहां पे आर, यहां पे क्यू, यहां पे एस। तो इस क्वेश्चन में भी आप सभी देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शंस अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सारे ऑप्शंस अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यानी यहां पर भी हमें वही चीज करनी है। क्या करना है, हमें यह देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद P आएगा या Q आएगा या R आएगा या फिर S आएगा। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, ठीक है ना। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। ग्लासेस होता है चश्मा को हम क्या बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं। तो यहां पे ग्लासेस के फिट रखने की, मतलब फिट करने की बात हो रही है कि ग्लासेस फिट फाट हो, ठीक है ना। अब हमें एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और ये देखना है कि उनमें से कौन सा जो है सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को या ओपनिंग सेंटेंस को जस्टिफाई करता है या उससे लिंक्ड है, ठीक है ना। तो टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम। अपने ग्लासेस को उस जगह पर ले जाओ एडजस्टमेंट के लिए जहां से तुमने खरीदा, ठीक है ना। कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वियरिंग देम। ग्लासेस को केस में रखो, ठीक है। चश्मा रखने का केस आता है, आपने देखा होगा, इतना बड़ा सा बॉक्स होता है, लोग चश्मा खोल के उसमें रखते हैं, राइट। तो उसके केस में रखो व्हेन यू आर नॉट वियरिंग देम, ठीक है ना, जब तुम उसको नहीं पहन रहे हो।
The earpieces should be at eye level and don't try to adjust the earpieces yourself. और earpieces जो हैं, जो मतलब चश्मे का जो दो earpiece होते हैं वो कहाँ होना चाहिए, आंखों के लेवल पे होना चाहिए. And don't try to adjust them. और आप जो है, ठीक है ना, उनको एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, earpieces को एडजस्ट करने की कोशिश स्वयं से मत करो, ठीक है ना. पढ़ते पढ़ते तो मुझे आइडिया लग गया कि कहाँ पे क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताऊंगा. दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस. ये स्क्रैचेस माने खरोच वगैरह कहीं लग जाए, उससे उसकी सुरक्षा करेगा, ठीक है. तो अगर आपने चारों सेंटेंस पढ़ लिए तो बताओ कौन सा उत्तर होगा. तो बहुत सरल है. सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई चारों ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं. अब अगर मैं ये कहूं कि मेक श्योर योर ग्लासेस आर फिट वेल, यहाँ फिट करने की बात हो रही है. और अगर आप आर सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल. फिट होने का मतलब क्या हो गया, आपको फिट है. फिट होने का मतलब क्या हो गया कि फिट होने का चश्मा लगा रहे हो. फिट होने का मतलब क्या हो गया कि जो आई पीसेस हैं वो कहाँ होना चाहिए, ईयर पीसेस होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना. एंड शुड बी योर आई लेवल, वो आंख के लेवल पे होना चाहिए. ये नहीं कि ऊपर चला गया है या लटक रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है. एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट देम. और यहाँ पे उसको एडजस्ट करने की बात हो रही है कि कई बार हम लोग जो है खुद ही टाइट वाइट करके उसको करने की कोशिश करते हैं, उससे चश्मा खराब हो जाता है. डोंट ट्राई टू एडजस्ट, वहाँ पे फिट की बात हो रही है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात हो रही है. तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या है, सेम नेचर के हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हैं. तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, आर आएगा. इज दैट क्लियर. अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे एक ट्रिक और मैं बता रहा हूं. ये तो जो है एक नॉर्मल सी चीज हो गई, लेकिन एक दूसरा तरीका भी इसको पता करने का है. इसको पता करने का दूसरा तरीका ये है कि जब मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं, कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम. भाई जब आपने ग्लासेस नहीं पहने हैं तो आप उसको किस में रखिए, केस में. केस में क्यों रखते हैं हम ग्लासेस को, ताकि दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, तो स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े. तो क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है. तो ये भी एक तरीका है कि पढ़ते पढ़ते मुझको आइडिया लग गया कि क्यू के बाद एस आएगा. तो ये पेयर जिसमें हो, क्यू के बाद ठीक है जिसमें हो, वो उत्तर भी सही होगा, ठीक है. तो आप देखेंगे कि क्यू के बाद एस इसमें भी है, क्यू के बाद एस इसमें भी है, ठीक है, राइट. तो लेकिन यहां पर क्या है, क्यू के बाद एस, ये आर के बाद आ रहे हैं, ठीक है. और यहां पर ये पी के बाद आ रहा है, पी पहले आ रहा है, राइट. और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके बाद क्या आना है, आर आना है. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए. इज दैट क्लियर. फिर से बता दूं, ध्यान समझिए. यहाँ पर फिट करने की बात हो रही है और इस सेंटेंस में भी उसी चीज की बात हो रही है. द ईयर पीस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट देम. इफ यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट देम, एडजस्ट समथिंग, दैट मीन्स इट इज नॉट फिट. आई बात समझ में. तो यहाँ पर भी फिट की बात हो रही है और यहाँ पे भी वो अल्टीमेटली फिट से ही रिलेटेड बात है. तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, आर आएगा. फिर दूसरा पढ़ते पढ़ते हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि क्यू और एस एक दूसरे के ठीक बाद आएंगे, ठीक है. तो इसका मतलब उसमें क्यू और एस का पेयर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्यू और एस का पेयर है और यहाँ पे आर पी आ जाएगा. इज इट क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑप्शंस देखने हैं. तो आप लोग पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है. आइए सीधा ऑप्शन पे देखते हैं. ऑप्शन है हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आर क्यू पी क्यू. दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस के बाद क्यू आता है क्या, ठीक है. तो आइए अब सेंटेंस रीड करते हैं. देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट वाइल्ड डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, द कोयोटे इज हिज वर्स्ट एनिमी. ये जो कोयोटे होता है ये एक तरह का एनिमल है जो लोमड़ी जैसा होता है, ठीक है ना, भेड़िए से छोटा होता है. इज इट क्लियर. थोड़ा बहुत भेड़िए से मैच करता है, थोड़ा बहुत लोमड़ी से मैच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कोएचे बोलते हैं, ठीक है। तो देयर इज कॉमन बिलीफ, ठीक है, ये एक कॉमन बिलीफ है दैट व्हाइल द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जबकि डॉग जो है मनुष्य का सबसे सच्चा अच्छा मित्र है, द कोयोटे इज हिज वर्स्ट एनिमी, और जो कोयोटे है वो क्या है, उसका सबसे बुरा दुश्मन है। तो अब आगे का सेंटेंस जो है इसी से लिंक्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्यों देखते हैं। तो क्यों क्या है, इट हंट्स एट नाइट एंड इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू शीप, यंग पिग्स एंड पोल्ट्री, ठीक है ना। इट हंट्स एट नाइट, यह रात को क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है ना, रात को शिकार करता है, पर्टिकुलर एंड इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव, और विशेष रूप से क्या है वो, डिस्ट्रक्टिव है, टू शीप, यंग पिग्स एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, पिग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया और शीप हो गया, ये आदमी अपने घर में रखता है, ठीक है ना, उनको पालता पोसता है अपने पर्पस से, ठीक है। तो वर्स्ट एनिमी शायद इसी वजह से हो सकता है क्योंकि वह जो है इन चीज़ों के प्रति क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। ये जो जानवर है कोयोटे, ये इन चीज़ों के प्रति डिस्ट्रक्टिव, यानी उनको मारकर खा जाता है, तो इस वजह से शायद वो वर्स्ट एनिमी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट के बाद एक प्रोबेबिलिटी है क्यू होने की, क्यू की होने की लेकिन इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हमें बाकी के दोनों ऑप्शन भी देख लेने हैं कि आर भी आ सकता है क्या, पी भी आ सकता है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में आर दिया है, तो आर को देख लीजिए। द बैड रेपुटेशन ऑफ द कोयोटे ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। द बैड रेपुटेशन, अब यहाँ पर भी उसी की बात हो रही, भाई वर्स्ट एनिमी है तो ये क्या है, उसके लिए बैड रेपुटेशन है, समझ गए ना। तो द बैड रेपुटेशन ऑफ द कोयोटे ट्रेसेस बैक, ठीक है, यह बहुत पीछे जाता है, टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के प्रति उसका जो फॉन्डनेस है, फॉन्डनेस मतलब उसको बहुत पसंद है, वो हाई पसंद में, जैसे कि कई लोग होते हैं उनको नॉनवेज बहुत पसंद होता है, नॉनवेज देखकर उनके मुंह में पानी आने लगता है, उसी तरीके से यहां पर भी। तो ये भी हो सकता है, क्यू के बाद आर भी हो सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्यू के बाद आर भी हो सकता है। फिलहाल पी भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फार्म एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, द कोयोटे विल ऑफन फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स विच, ये उसके अपोजिट बात कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद पी नहीं हो सकता तो इसको तो गलत ही काट दो। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट के बाद क्यू आएगा कि फर्स्ट के बाद आर आएगा। तो अगर क्यू और आर दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या बात हो रही है, इट हंट्स एट नाइट, या रात में शिकार करता है, एंड इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू शीप, यंग पिग्स एंड पोल्ट्री। ये जो शीप हैं या यंग पिग्स हैं या जो पोल्ट्री, यंग पिग्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं पिग्स के, या पोल्ट्री, ठीक है ना, पोल्ट्री यानी मुर्गी मुर्गियां, सब छोटे जानवर हैं, या उनका शिकार करता है आईवासन में। और यहां पर इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, द बैड रेपुटेशन ऑफ द कोयोटे ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। तो पहले स्मॉल एनिमल्स आएगा, फिर उन स्मॉल एनिमल्स को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है कि वो स्मॉल एनिमल्स कौन से हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आर आएगा उसके बाद क्यू आएगा, पहले आर आएगा उसके बाद क्यू आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। गलत क्यों हो गए, गलत इसलिए हो गए क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्मॉल एनिमल्स की, और इस सेंटेंस में फिर उन स्मॉल एनिमल्स को क्या किया है, डिस्कस किया है। तो लिंक ये मिल रहा है कि पहले यहाँ पर कोयोटे के वर्स्ट एनिमी की बात हो रही है, अब ये क्या है, एक तरह का रेपुटेशन है, तो उस रेपुटेशन की बात यहाँ पर हो रही है, फिर यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने ये स्मॉल एनिमल्स क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्यू, यानी वैसे फर्स्ट के बाद आर हमारा मैच हो गया, लेकिन हमें इन दोनों में कंफ्यूजन था कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो वो चीज़ एकदम क्लियर हो गई। समझ गए मेरी बात को। और अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस देखने पे ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पे एस आया हुआ है, यहाँ पे आर आया हुआ है, यहाँ पे क्यू आया हुआ है और यहाँ पे पी आया हुआ है ना। यानी चारों ही ऑप्शन जो है अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं। अब चारों ही ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर डेज दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस
which they believed should be discussed personally took ship and set out across the sea। इसका मतलब ये हो गया कि पहले के जमाने में क्या होता था, दोज हु हैड ओवरसीज बिजनेस, जिनका जो है दूर दूर तक बिजनेस था, यानी ओवरसीज बिजनेस का मतलब ये हो गया कि भाई जहां समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है, विच दे बिलीव्ड शुड बी डिस्कस्ड पर्सनली टुक शिप एंड सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है निकल जाना किसी चीज पे, तो वो क्या करते थे, अपना शिप लिया और निकल गए, ठीक है, समुद्र में इस पार से उस पार। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो हमें एक एक करके सारे मैच करने हैं। Once aboard, they transacted their affairs, engaging in commercial and social matters or conducting government business। aboard का मतलब एक बार जब वो चढ़ गए जहाज पर, ठीक है, तब उसके बाद की कहानी की बात हो रही है। Once aboard, they transacted their affairs, तो जब वो एक बार निकल गए तो जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह होते थे अफेयर्स के या इंगेज इन कॉमर्शियल एंड सोशल मैटर्स की, ठीक है, या फिर कुछ गवर्नमेंट बिजनेस की, तो उसमें वो इन्वॉल्व रहते थे, करते थे। एंड एयरप्लेन्स सोर ओवरहेड, ठीक है ना, तो ये चीज तो उससे मैच बिल्कुल नहीं कर रही है। फर्स्ट के बाद पी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट के बाद क्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट के बाद पी हो सकता है, ठीक है। क्यू तो नहीं हो सकता क्योंकि एंड यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। एंड एयरप्लेन सोर ओवरहेड, और हवाई जहाज ऊपर उड़ते थे, ठीक है ना, ऊपर उड़ते हैं। आगे देखिए, बट above them all, लेकिन उन सभी से ऊपर, words speed through the sky, telephone conversations quickly bring together in the most personal fashion people who are separated by thousands of miles। अब इसका मतलब ये हो गया कि लोग जो कि हजारों मील दूर एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, ठीक है ना, किसके द्वारा, स्काई टेलीफोन के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के जल्दी से पास आने लगे, ठीक है ना। और एस ऑप्शन क्या बोल रहा है, टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज, और आज भी जो शिप्स है और पैसेंजर्स हैं वो सातों समुद्र क्या करते हैं, सेल करते रहते हैं, यानी उनमें वो घूमते रहते हैं, ठीक है। सेल का जनरल मीनिंग होता है खेना, लेकिन शिप के लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं। ऑलराइट, सो डिस्टेंस इज नॉट अ फैक्टर नाउ। तो अब बताइए, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, तो कोशिश करिए आपका इसमें क्या होगा, बोलिए, ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि फर्स्ट के बाद पी का मैच हो रहा है, बाकी किसी का मैच हो रहा है क्या, क्यू तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू, यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एस और क्यू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एस के बाद क्यू आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज, ठीक है ना। शिप्स और पैसेंजर्स आज भी जो है वो सातों समुद्र में सेल कर रहे हैं। एंड एयरप्लेन सोर हेड, सोर का मतलब होता है ऊपर उड़ान भरना, ठीक है ना, मंडराना। और जो हवाई जहाज हैं ये हमारे सर के ऊपर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब एस के बाद क्यू आना चाहिए, ठीक है। एस के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो एस के बाद क्यू जिसमें भी होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट के बाद पी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए फर्स्ट के बाद पी, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि भाई वो निकल जाते हैं, और एक बार जब वो निकल जाते हैं तो अपने बिजनेस को करते हैं, तो फर्स्ट के बाद पी जो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। ऑलराइट, और एस के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो अब ये दोनों चीज़ें जिसमें होंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पी भी है और यहाँ पे एस के बाद क्यू भी है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि क्या ट्रिक्स हैं और किस तरीके से आपको ये PQRS वाले क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो आप सभी अब मेरे इस बताए हुए तरीके को फॉलो करिए, ठीक है ना। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए। और जो भी तरीके हैं, ये तो मैंने 5 क्वेश्चन कराए तो 5 तरीके निकलकर सामने आए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा तरीके निकलकर सामने आएंगे, और आपको एक बेसिक आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और आपको वो सारी चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ऑलराइट, आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।